गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। वेलकम टू अनोदय आईएएस। मेरा नाम है अमित कपूर और हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस समय भारतीय संविधान के बारे में। ठीक है। और भारतीय संविधान में कुछ चीज़ें हमने बात करी हुई थी संवैधानिक ढांचे के अंदर, जिसमें हमने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करी हुई थी, कैसे कैसे चार्टर बने हुए थे, कैसे कैसे भारत शासन अधिनियम बने हुए थे। ठीक है। और इसके बाद में हमने संविधान के निर्माण की बात करी थी। ठीक है। संविधान सभा की हमने उसी में बात करी हुई थी, चर्चा की हुई थी। और एक टॉपिक हमने और कंप्लीट किया हुआ था जिसमें संविधान की तमाम सारी विशेषताएं दी गई हुई थी, एक एक करके हमने उसमें डिस्कस किया हुआ था। ठीक है। लगभग 16-17 विशेषताएं हैं जो मुख्यतः आप कह सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं और वो पूछी भी जाती हैं, तो हमने ये बातें कही होती। ठीक है। तो 3 टॉपिक हमने किए हुए हैं संवैधानिक ढांचे में। एक तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, दूसरा संविधान का निर्माण और संविधान की विशेषताएं। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं ये संविधान की प्रस्तावना के बारे में बात करेंगे, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना अपने आप में आप कह सकते हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वहाँ से भी कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। तो इसमें जो शब्दावलियाँ दी गई हैं, ठीक है, शुरू में या लास्ट में या बीच में, उनके बारे में विस्तृत रूप से हमें जानना है और इस पर एक एक करके क्वेश्चन भी आते हैं, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो संविधान की प्रस्तावना जो है ये वही उद्देश्य प्रस्ताव है जो कि संविधान सभा में नेहरू जी ने पेश किया हुआ था और वही बाद में आप जानते हैं संविधान सभा द्वारा एक्सेप्ट की गई थी और बाद में ये सबसे बाद में इस भाग को जोड़ा गया था, संविधान के सबसे बाद में जोड़ा गया है प्रस्तावना को, और इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। ओके, चलो मित्रों, ये वही 150 घंटे वाली क्लास है जिसके बारे में हम लोग बातचीत करते रहते हैं कि 150 घंटे में आपका प्रारंभिक परीक्षा का कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। ठीक है। उसी आधार पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, क्या क्या हमें चीज़ें पढ़नी है। ये हमने कल टॉपिक कंप्लीट कर दिया है। ठीक है। और आगे जो है आज हम बात करने वाले हैं वो है संविधान की प्रस्तावना। ठीक है। संविधान की प्रस्तावना। ठीक है। इसके बारे में आज विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। ध्यान रखना, एक एक पॉइंट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। एक एक पॉइंट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, चलो देखते हैं भाई कैसे कैसे। सबसे पहले अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था, ध्यान रखेंगे, फैक्ट नंबर 1। और इसके बाद कई अन्य देशों ने इसे अपनाया हुआ है जिसमें भारत भी शामिल है। प्रस्तावना संविधान का परिचय अथवा भूमिका अथवा सार है। क्या संविधान में कहा गया है, संविधान में क्या कहा गया है, वो सारी बातें प्रस्तावना में बता दी जाती हैं, मोटा मोटी आइडिया लगा के भाई ये संविधान में होगा। ठीक है। तो ये क्या है, भूमिका है, परिचय है या सार है। प्रख्यात न्यायविद और संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। एक खास बात और मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे कि संविधान की प्रस्तावना को लेके तमाम सारे विद्वानों ने या संविधान वेत्ताओं ने अलग अलग संज्ञाएं दी हैं और उन्हीं संज्ञाओं पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे जो संज्ञा दी है N.A. पालकीवाला ने संविधान का इसको परिचय कहा है प्रस्तावना को। इसी प्रकार से और भी चीजें हम लोग आगे देखेंगे। हमने बताया था शुरुआत में कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है ये पंडित नेहरू द्वारा बनाए गए तथा पेश किए गए तथा संविधान सभा द्वारा अपनाए गए या स्वीकार किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसमें कुछ संशोधन भी किए गए हैं। अर्थात ये संशोधन क्यों किए गए, इस वजह से संशोधन किए गए थे क्योंकि ये हालांकि जो शब्द यहाँ पे गढ़े गए हैं दोबारा जो ऐड किए गए 1976 में, इनका संविधान में अच्छा खासा बोलबाला है। अर्थात अगर आप अलग अलग संविधान के भाग देखेंगे तो उसमें जो शब्द जोड़े गए 1976 में वो पहले से थे, लेकिन स्पष्टता के तौर पर हम कह सकते हैं कि वो तब आए जब 1976 में कुछ शब्द जोड़े गए। जैसे क्या क्या जोड़ा गया, सबसे पहली बात यहाँ पे आप देखेंगे इसमें एक तो समाजवादी, ठीक है, समाजवादी शब्द जोड़ा गया। दूसरा धर्मनिरपेक्षता और अखंडता शब्द ये सम्मिलित किए गए। अर्थात 3 शब्द जो है ये 1976 42वें संविधान संशोधन द्वारा ऐड किए गए प्रस्तावना में। ठीक है। धर्मनिरपेक्षता मतलब इसको पंथ निरपेक्ष बोले जाते हैं। हमारा जो भारत है तमाम सारे धर्मों में कह सकते हैं तमाम सारे धर्म है यहाँ पे, तमाम सारे पंथ है, तो इस वजह से इसमें क्या क्या मुख्य बातें में ध्यान रखनी।
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला कि भाई ये अमेरिकी संविधान में सबसे पहले प्रस्तावना को लाया गया, इसके बाद में तमाम सारे अलग अलग देशों ने। दूसरा, एन.ए. पालकीवाला ने प्रस्तावना को क्या कहा हुआ है। और तीसरी बात यहाँ पे ध्यान रखनी हमें कि कुछ जो बदलाव किए गए हैं ये कब किए गए हैं और वो कौन से शब्द हैं जिनको बदलाव करके जोड़ा गया है। अर्थात समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता कई जगह कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, और अखंडता। ठीक है, तो 3 शब्द जोड़े गए, इसमें 3 शब्द जोड़े गए हैं। आगे ये जो है ध्यान रखना आप लोग, देखो कई लोगों को प्रस्तावना याद भी नहीं रहती है। ठीक है, तो इसको कम से कम 10 बार पढ़ना है। ठीक है, कम से कम 10 बार पढ़ना है। अगर ये प्रस्तावना आप याद कर पा रहे हैं तो ध्यान रखना तमाम सारे क्वेश्चंस अगर आते हैं यूपीएससी में, जो कि पीटी में या यूपीएससी मेंस में आते हैं, यहां से आप लिख सकते हैं। ठीक है, या इसका रेफरेंस देके लिख सकते हैं। तो एक बार देख लो प्रस्तावना क्या है, जो इसमें इसका वर्तमान स्वरूप है। 1976 में 3 शब्द जोड़ने के बाद क्या स्वरूप है इस समय देख लीजिए। क्या कह रहे, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष या यहाँ पे कई जगह पंथ निरपेक्ष भी कहा जाता है, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अव्यक्ति, धर्म, विश्वास एवं उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, ये आपके जवान पे होनी चाहिए, आपको कम से कम 10 बार इसको पढ़ना है। ठीक है, अब देखो याद करने का तरीका, इसका क्या हो सकता है। देखो यहाँ पे ये तो लाइन पहले तो याद हो जाती है फटाफट, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण संपन्न समाजवादी पंथ लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, तो यहाँ तक तो क्या है आपने बोल दिया। लेकिन अब यहाँ पे याद करने का तरीका क्या होगा, इसमें 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं। अर्थात अब जो सेकेंड नंबर पे आपके शब्द आएगा, पहले तो आपने ये बोल लिया, ठीक है, यहां तक याद हो जाता है। लेकिन दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि भैया इसमें 3 प्रकार के न्याय दिए गए होंगे, अर्थात सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तो इसको पॉइंट आउट करना है न्याय को। और इसके बाद में इसमें 5 तरह की स्वतंत्रताएं भी दी गई हैं, न्याय के बाद में 5 तरह की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। तो हमें टारगेट कहां पे करना है, स्वतंत्रता पे टारगेट करना है, अर्थात विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता। अर्थात हमें टारगेट तीसरे नंबर पे कहां करना है, तीसरे नंबर पे टारगेट स्वतंत्रता पे करना है। फिर इसके बाद में 2 प्रकार की समताएं भी दी गई हैं, अर्थात हमें टारगेट चौथे नंबर पे क्या करना है, समता पे, अर्थात प्रतिष्ठा और अवसर की समता, इसको टारगेट करना है। इसके बाद में यहां पे 5वें नंबर पे बंधुता बढ़ाने के लिए क्या क्या किया गया है, बंधुता बढ़ाने के लिए, अर्थात 5वें नंबर पे हम टारगेट करेंगे बंधुता बढ़ाने के लिए, या और अगर हम पीछे जाए सुनिश्चित करने वाला या बंधुता बढ़ाने, तो इसमें हम टारगेट करेंगे भाई अब जो है समता के बाद में कुछ बंधुता बढ़ाने वाली चीज हो रही होंगी, बातें हो रही होंगी। तो फिर आगे चलेंगे, इसमें क्या क्या, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को हम क्या करते हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, तो याद करने का सबसे सरल तरीका क्या है, पहली लाइन आप याद कर लो, फिर दूसरे नंबर पे टारगेट क्या करना है, न्याय को, तीसरे नंबर पे टारगेट करना है स्वतंत्रता को, और चौथे नंबर पे जो टारगेट करना है वो समता को करना है, और 5वें नंबर पर बंधुता बढ़ाने या सुनिश्चित करने, इसमें कोई 2 शब्द या 1 शब्द चुन सकते हैं, आपको प्रस्तावना याद हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमें टारगेट करते हुए पढ़ना है। ठीक है, बात समझ आ गई। अब हम इसके जो शब्द दिए गए हैं, जैसे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये क्या होता है, ये कैसे समझा जाएगा कि कोई देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। ठीक है, इसके बाद में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य क्या होते हैं, आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय क्या होते हैं। ठीक है, विचार, अव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता कैसे निर्धारित होगी। ठीक है, तो ये सारे शब्द जो हैं आपको पढ़ने पड़ेंगे, एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। प्रस्तावना के पहले 4 मूल तत्व समझ लो, क्या क्या है। संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है,
संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है? प्रस्तावना में शुरू में लिखा हुआ है हम भारत के लोग भारत को, हम भारत के लोग भारत को, अर्थात हम ही लोग हैं, अर्थात भारत के लोग हैं वो। ठीक है, प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति प्राप्त करती है, क्योंकि पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। तो ऐसा क्या है? पहली लाइन में लिखा हुआ है। ओके, दूसरा, भारत की प्रकृति क्या है? यह घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज व्यवस्था वाला देश है। ठीक है, तो ये दूसरा इसका मूल तत्व है, अर्थात भारत की प्रकृति कैसी है? कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। और तीसरा इसका मूल तत्व देखेंगे तो पाएंगे इसका उद्देश्य, अर्थात इसमें कुछ उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं और अभी तक उनको पूरा नहीं किया जा सका है। ठीक है, अभी उद्देश्य जो है वो हासिल नहीं हो सके। क्या क्या? सभी को न्याय। ठीक है, तो उद्देश्य क्या क्या है? न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व संविधान के 4 मुख्य उद्देश्य हैं जो कि मूल तत्वों में शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, और इसी को टारगेट करते हुए हमें प्रस्तावना रटनी भी है, हमने बता दिया है आपको। ठीक है, याद करनी है आपको। ठीक है, तो उद्देश्य में देखेंगे तो आप देखो अभी उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाया भारतीय संविधान। कैसे? सबको न्याय नहीं मिल पाता है, कई लोगों की स्वतंत्रताओं का हनन भी होता है। ठीक है, समताएं अभी, सबको समान रूप से संरक्षण, ये तमाम सारी बातें जो आर्टिकल 14 में कही गई हैं सबको नहीं मिल पा रही हैं। और बंधुत्व की बात भी अभी जो उद्देश्य है भी पूरा नहीं हो पाया है। जैसा कि आप जानते हैं तमाम सारे दंगे फसाद हुआ करते हैं। ठीक है, हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए, जातिगत दंगे हो गए, तो अभी जो बंधुत्व एक तरह से जो भावना प्रस्तावना में विद्यमान है वैसा उद्देश्य अभी भी पूरा नहीं किया जा सका। तो सौहार्दपूर्ण वातावरण रहे उसके लिए क्या है? हमें बंधुत्व बढ़ाने की भावना पर जोर देना चाहिए। ठीक है, तो ये तीसरा इसका मूल तत्व है। चौथा, संविधान लागू होने की तिथि, तो ये 26 नवंबर 1949 की तिथि का उल्लेख करती है। ठीक है, तो इसके मूल तत्व जो है हमने बता दिए हुए हैं आपको। कौन कौन से हैं? ये 4 मूल तत्व हैं और चारों मूल तत्व को हमने विस्तार से बताया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ रहा? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे संविधान में जो प्रमुख शब्द हैं, जैसे कि संप्रभुता या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एक ही बात है, समाजवादी धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष एक ही बात है, लोकतांत्रिक गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। कुछ याद आ रहा है? क्योंकि जब हम बात कर रहे थे प्रस्तावना के शब्दों में तो इन्हीं को टारगेट करते हम बोल रहे थे कि याद करना है। ठीक है, और इनका विस्तार से उल्लेख नीचे किया गया है, एक बार देख। संप्रभुता, संप्रभु शब्द का आशय क्या हो सकता है? कोई कमेंट करके, अगर कोई लाइव हो सकता है तो उसको कमेंट करके लिख भी सकते हैं। ठीक है, संप्रभु शब्द का क्या है? जैसे कि मैं बोल दूं आप पूरी तरह से संप्रभु है, अर्थात आप पे किसी का दबाव नहीं है। ठीक है, आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, आप अपनी नीतियां, आपने विदेश नीति सब कुछ आप ही निर्धारित कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? संप्रभु राष्ट्र बोलते हैं। अर्थात किसी बाहरी शक्ति के दबाव के बिना आप अपनी नीतियां, अपनी विदेश नीति और अपना कार्य संचालित कर रहे हैं, इसका मतलब आप संप्रभु हैं, सॉवरिन हैं। ठीक है, एक बार शब्दों में देखते हैं। प्रमुख शब्द संप्रभु शब्द आशय, भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है, इसके ऊपर और कोई शक्ति काम नहीं कर रही है और यह अपने मामले आंतरिक और बाहरी का निस्तारण करने के लिए पूर्णतया स्वतंत्र है। ठीक है, ये इसकी संप्रभुता की बात हो गई, अर्थात बाहरी दबाव के बिना ही हम सारे काम कर रहे हैं। एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत किसी विदेशी सीमा अधिग्रहण अथवा किसी अन्य देश के पक्ष में अपनी सीमा के किसी हिस्से पर से दावा छोड़ सकता है। ठीक है, दावा छोड़ सकता है, संप्रभु है। ठीक है, अभी आप बात करें, जैसे बात करें बांग्लादेश के साथ हमारा जो बंटवारा हुआ था, तो कुछ जो है टेरिटरी कह सकते हैं, जो क्षेत्र है हमारा, ठीक है, तो हमने किसको? बांग्लादेश को दे दिए थे, आसाम में छोड़ दिए थे कि ठीक ले जाओ। ठीक है, और इसके बाद में आप देखेंगे कुछ ले भी सकता है। ठीक है, ले भी सकता है, अगर कोई दे रहा है कि भाई ले लो तो दे भी सकता है, अर्थात छोड़ने पे ज्यादा जोर दिया गया, अर्थात पूरी तरह से स्वतंत्र है कि अपनी सीमा के किसी हिस्से से दावा छोड़ सकता है, अर्थात पूरी तरह से कैसा है? संप्रभु राष्ट्र है। यद्यपि 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार करते हुए
ब्रिटेन को इसका प्रमुख माना है, तथापि संविधान से अलग यह घोषणा कि किसी भी तरह से भारतीय संप्रभुता को प्रभावित नहीं करती है। अर्थात कई लोग कहते थे कि भाई राष्ट्रमंडल जो एक तरह से आप जान रहे हैं राष्ट्रमंडल क्या है, ये ब्रिटेन द्वारा बनाया गया एक तरह से ग्रुपिंग टाइप की कई देशों की, ठीक है। कहा जाता है कि जहां जहां पे ब्रिटेन ने राज किया हुआ है, ठीक है, तो वैसे देश जो है वो राष्ट्रमंडल में शामिल हैं, ठीक है। राष्ट्रमंडल एक तरह से ग्रुपिंग की गई, एक संगठन टाइप का बना दिया गया है। तो इसमें जब 1947 का अधिनियम पारित किया गया तो उसमें कहा गया था कि अगर आप भारत चाहे तो राष्ट्रमंडल में शामिल हो सकता है। शामिल होने का मतलब ये भी नहीं है कि भाई हम उस पर दोबारा राज करने वाले हैं या हम उसकी स्वतंत्रता का हनन करने वाले हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो 1947 का अधिनियम जब पारित किया गया है तब ऐसी बातें कुछ कही गई थी, ठीक है। तो कई लोगों ने कहा कि भारत राष्ट्रमंडल में शामिल हो गया है तो क्या उसकी संप्रभुता कहीं खतरे में तो नहीं आ जाएगी, कहीं वो दोबारा से तो गुलाम नहीं बनने वाला है। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो इस संभावना को जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक तरह से जो ये आशंका व्यक्त की जा रही थी, इस आशंका को व्यक्त करने के लिए, खत्म करने के लिए संविधान से यह अलग घोषणा कि किसी तरह से भारतीय संप्रभुता को यह प्रभावित नहीं करती है। तो ये ऐड कर दिया गया उस संविधान में कि राष्ट्रमंडल में अगर भारत शामिल हो रहा है तो इसका यह मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि भारत संप्रभु नहीं है, ठीक है। तो ये अलग से जोड़ा गया। और इसी प्रकार भारत की संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता उसकी संप्रभुता को किसी मायने में सीमित नहीं करती है। अर्थात चाहे वो राष्ट्रमंडल हो या संयुक्त राष्ट्र हो या कोई और संगठन हो जिसमें भारत शामिल है, शामिल होने का यह मतलब नहीं है कि भारत की संप्रभुता का हनन हो रहा है या भारत एक संप्रभु राष्ट्र नहीं है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। चलो, तो संप्रभुता का मतलब समझ गए आप लोग। समाजवादी, ये भी नया शब्द है, ये भी जोड़ा गया हुआ है, ठीक है। ये जोड़ा गया शब्द है। देखिए 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से पहले भी भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के या सिद्धांतों में समाजवादी शब्द बताया गया है, ठीक है। समाजवादी लक्षण जो है पहले से मौजूद थे। और दूसरे शब्दों की बात करें तो जो बात पहले संविधान में अंतर्निहित थी उसे स्पष्ट रूप से जोड़ दिया गया। हमने बताया था आपको भाई स्पष्ट रूप से जोड़ने का मतलब यह है कि भाई अंदर तो चीजें हैं संविधान के, लेकिन जो संविधान का इंट्रोडक्शन है, अगर इंट्रोडक्शन में चीजें साफ साफ कर दी जाएंगी, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि उसकी लोगों के प्रति लोगों में ज्यादा बेहतर समझ विकसित हो जाएगी। तो क्या किया गया, ये अलग से शब्द जोड़ा गया और ये अब ये स्पष्ट हो गया कि भारत एक समाजवादी राष्ट्र है, ठीक है। ध्यान देने योग्य बात, भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाजवाद, जिसे राज्य आश्रित समाजवाद भी कहा जाता है, जिसमें उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन शामिल है, ठीक है। तो हमारा समाज हमारा राष्ट्र कैसा है, जो हमारा आप कह सकते हैं जो समाजवाद है वो कैसा है, लोकतांत्रिक समाजवाद है। अर्थात साम्यवादी प्रक्रिया कहाँ कौन कौन से देश हैं, रशिया है, चाइना है, आप जानते हैं, ठीक है। लेकिन चाइना में भी अब पूरी तरह से साम्यवादी नहीं है अवधारणा है, क्योंकि आप देख रहे हैं वहां पे भी प्राइवेट सेक्टर काम करते हैं, लेकिन और रशिया में भी ऐसा नहीं है। तो ये जो साम्यवादी विचारधारा है, इसमें आप देखेंगे कि पूरी तरह से आइडियल स्थिति क्या होती है। पूरी तरह से आइडियल स्थिति ये है, यहाँ पे आप देख पाएंगे, कहा जाता है कि इसमें जो राज्य आश्रित समाजवाद है, जिसको हम साम्यवादी समाज बोलते हैं, इसमें आइडियल स्थिति ये होती है कि उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा। अर्थात सरकार क्या करेगी, सरकार क्या करेगी, इनका राशि अपने अंडर ले लेगी। ये आइडियल स्थिति है। लेकिन जब आप मॉडर्न एरा की बात करते हैं, वर्तमान की बात करते हैं, तो कोई भी साम्यवादी राष्ट्र इस समय आप देखेंगे कि सारे साधनों का राष्ट्रीयकरण नहीं कर रही है, कर ही नहीं पाएगी। तमाम सारे आप देखेंगे प्राइवेट प्लेयर्स जो है वो आ गए हुए, ठीक है। तो अगर आप भारत की बात करें, तो तमाम सारा आप देख रहे हैं यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन हो जा रहा है, ठीक है। तमाम सारे इसी बात में कहा सुनी भी होती है, सरकार की आलोचना भी होती है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भाई साम्यवादी समाजवाद में जो भी उत्पादन और वितरण होगा वो सरकार के माध्यम से होगा, अर्थात उसका राष्ट्रीयकरण हो जाएगा और निजी संपत्ति का उन्मूलन कर दिया जाएगा, अर्थात खत्म कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये साम्यवादी समाजवाद की बात। लेकिन भारत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि जब भारत आजाद हुआ, उसके बाद में संविधान निर्माण हुआ, चुनाव हुए, तो वहां पे आप पाएंगे कि तमाम सारी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था,
और तमाम सारी आप कह सकते हैं कि निजी प्लेयर्स हैं, तो उनको आप कह सकते हैं कि जो औद्योगिक नीतियां थी उनके साथ में बांध दिया गया था। एक तरह से इंस्पेक्टर राज का काम वहां पे कर रही थी सरकार, ठीक है। लेकिन बाद में आप देखेंगे और उसी वजह से आप जानते हैं कि आर्थिक संकट की वजह से तमाम चीजें गड़बड़ हुई थी 90s के दशक में, तो वहां पे फिर चेंज हुए, कुछ चेंज किया गया और उस टाइम पे आप जानते हैं राव मनमोहन फार्मूला के आधार पर कुछ चीजें बदलाव की गई और फिर इसके बाद में निजी प्लेयर्स फिर से आते हैं और चीजें बेहतर होने लगती हैं। तो ये जो साम्यवादी समाजवाद है, ये बिल्कुल आइडियल स्थिति है जो कि इस समय किसी भी देश में लागू नहीं होती है। तो इसको तो छोड़ ही दो, ये तो हमारे पास में है ही नहीं। हमारे पास में कैसा है, लोकतांत्रिक समाजवाद है, ठीक है, लोकतांत्रिक समाजवाद है, ठीक है। अर्थात सरकार क्या कर रही है, सरकार और निजी प्लेयर जो हैं वो साथ में काम कर रहे हैं, ठीक है। लोकतंत्र है, सबको अपनी बात रखने का हक है, ठीक है। तो ये तरह से समाजवादी, ओके, समाजवादी लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है। हमने बता दिया था आपको, प्राइवेट और सरकारी दोनों साथ में, और यहाँ सार्वजनिक व निजी क्षेत्र साथ साथ मौजूद रहते हैं। जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय कहता है, लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की असमानता को समाप्त करना है, ठीक है। बात समझ आ गई। भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिलाजुला स्वरूप है, जिसमें गांधीवादी समाजवाद की ओर झुकाव ज्यादा किया गया है। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नई आर्थिक नीति 1991 ने हालांकि भारत के समाजवादी प्रतिरूप को तोड़ा हुआ था या थोड़ा लचीला किया हुआ था, ठीक है, थोड़ा लचीला बना दिया गया था। जो भी हम बात कर रहे थे आपको कि 90s के दशक में जब भारत आर्थिक संकट से घिरा, तो आपने क्या देखा, यहाँ पे ये जो एक तरह से उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नई आर्थिक नीति अपनाई गई, ठीक है। तो ये इस तरह से यहाँ पे कुछ चेंज किए गए, ओके। दूसरा बात है धर्मनिरपेक्ष। मित्रों, ये भी शब्द कब जोड़ा गया है, 1976 में 42वां संविधान संशोधन जोड़ा गया है, और यह धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख नहीं किया गया था। तथापि इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान के निर्माता ऐसे ही राज्य की स्थापना करना चाहते थे। इसलिए संविधान ने आर्टिकल 25 से 28 जो कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये जोड़े गए हुए थे। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष की सभी अवधारणाएं विद्यमान है, अर्थात हमारे देश में सभी धर्म समान है और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है, अर्थात समान रूप से संरक्षण देता है, ठीक है। तो ये धर्मनिरपेक्ष राज्य, हालांकि आप देखेंगे संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों में जोड़ा तो है, 25 से 28 बीच में जोड़ा तो है, लेकिन स्पष्टता के तौर पर यह नहीं कहा जा सकता था कि भाई भारत एक पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष राज्य है। क्या भारत सभी धर्मों को समान संरक्षण देता है? तो ऐसे तमाम सारे जो हमने ये बताया था आपको कि भारतीय संविधान क्या है, वकीलों का स्वर्ग है, ठीक है। तो वकीलों का स्वर्ग क्या है, बस वो इसी को तो ध्यान में रखते हुए बोलते हैं लोग कि भाई धर्मनिरपेक्षता का जो उल्लेख किया गया है वो तो मौलिक अधिकार में किया गया, ठीक है। और ये बहुत बड़ी अवधारणा है, क्योंकि आप जानते हैं भारत जो है विविधता से भरा हुआ है, ठीक है। तमाम सारे पंथ हैं, तमाम सारी जातियां हैं, तमाम सारे धर्म यहाँ पे विद्यमान है। तो वकीलों का स्वर्ग इसी वजह का। अब वकीलों ने क्या किया होगा कि भाई इसको पकड़ लिया होगा कि धर्मनिरपेक्षता, और आपने क्या कर रखा हुआ है, सिर्फ मौलिक अधिकारों में दिया हुआ है, धार्मिक स्वतंत्रता की बात की। स्पष्टता कहां से आएगी, ऐसा स्पष्टता कहां से आएगी? और जब ये बात सामने आई कि ठीक है भाई हम स्पष्टता आपको बता देंगे, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष स्पष्ट रूप से हम बताने वाले हैं, तो क्या किया गया, 1976 में ये धर्मनिरपेक्ष शब्द है इसमें जोड़ दिया। अब पूछा गया वकीलों से, अब आप बताइए अब ठीक है ना? हाँ भाई अब ठीक है कि प्रस्तावना में आ गया, अर्थात इंट्रोडक्शन में आ गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अब तो कोई दिक्कत नहीं, हाँ बोला अब कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे स्पष्टता के तौर पर, अर्थात यद्यपि धर्मनिरपेक्ष शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख नहीं किया गया, तो इसी पे टारगेट किया और तुरंत क्या है 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये शब्द जोड़ दिया गया, ठीक है। ये शब्द जोड़ दिया गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, भारत सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करता है। ध्यान रखना, नकारता नहीं है, नकारता नहीं। कई बार क्या होता है कि किसी को संरक्षण नहीं देता, मतलब ऐसा नहीं कह सकते हैं, जैसे आपसे एक तरह से निगेटिव शब्द अगर जोड़ा जाएगा ना, तो निगेटिव जो है शब्द उसको काट देना। क्या करता है भारत जो है, भारतीय संविधान जो है वो सभी धर्मों का
समान रूप से संरक्षण करता है, या आप कह सकते हैं समान रूप से सम्मान करता है। ठीक है, किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देता है। ठीक है, किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देता, किसी एक धर्म को, तो सभी धर्मों का समान रूप से क्या करता है, सम्मान करता है। ओके, तो ये क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ओके, लोकतांत्रिक की बात करें तो प्रस्तावना में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई है और यह प्रचलित संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में है। लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, लोकतांत्रिक की बात कर लेते हैं। अच्छा, हमने जब बात कर रहे थे संविधान की विशेषता के बारे में, तो हमने बताया हुआ था कुछ चीजें कि जो भारत है वहां पे कैसी व्यवस्था है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था है, अर्थात हम लोकतंत्र है। ठीक है, और बहुत बड़े लोकतंत्र हैं। ठीक है, बहुत बड़े लोकतंत्र का मतलब समझ रहे हो कि भारत में जो जनसंख्या है ना, अच्छा, सबसे पहला लोकतंत्र की बात करें, ठीक है, सबसे मजबूत लोकतंत्र की बात करें, ठीक है, तो आप जानते हैं कि सबसे मजबूत लोकतंत्र जो है और सबसे पुराना लोकतंत्र कौन सा है, अमेरिका है। लेकिन सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन है, भारत है सबसे बड़ा लोकतंत्र, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा लोकतंत्र क्या है, भारत है। व्यवस्थाएं कहाँ से आई, आप जानते हैं ब्रिटेन में कैसी व्यवस्था है, राजतंत्रात्मक व्यवस्था है, वहां पे राजा श्रेष्ठ होता है। आप जानते हैं इस चीज को, हमने बताया भी है कि राजा वहां पे श्रेष्ठ होता है। तो भारत में जब संविधान निर्माता सोच रहे थे कि क्या भारत को भी ऐसी व्यवस्थाएं दी जाए, तो संविधान निर्माता ने सोचा भाई ऐसी व्यवस्था तो पहले से चली आ रही थी, लोग अपने अपने क्षेत्र में राजा थे ही। ठीक है, तो ये व्यवस्था तो काम नहीं करेगा, लोगों को दबोचेंगे, तो ये तो व्यवस्था नहीं लाई जा सकती थी। फिर विचार किया कि क्या अमेरिकी की अध्यक्षीय प्रणाली लाई जाए, तो बोले कि यार हम शासित तो ब्रिटेन के संविधान से हुए हैं अभी तक, और अगर हम ब्रिटेन के संविधान के कुछ आधा मूलभूत तत्व ले लें तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि अध्यक्षीय प्रणाली को नहीं अपनाया, ना ही उन्होंने राजतंत्रात्मक प्रणाली को अपनाया, उन्होंने क्या अपनाया, लोकतंत्रात्मक या गणतंत्रात्मक प्रणाली को अपना लिया यहाँ पे। ठीक है, तो ना तो ये अमेरिका के अध्यक्षीय प्रणाली के समान है जिसमें राष्ट्रपति श्रेष्ठ होता है, और ना ही ये ब्रिटिश के क्राउन के समान है जहां पे राजतंत्रात्मक प्रणाली का स्वरूप है। ठीक है, अर्थात आप कह सकते हैं उसके बीच का हिस्सा है। और हमारा संविधान कैसा है, हमारा संविधान लोकतंत्रात्मक है या जनतंत्रात्मक है या गणतंत्रात्मक है। ठीक है, तो यहां पे हम बात करते हैं एक एक करके। ओके, देखो, सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में। लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, जैसे कि स्विट्जरलैंड। अच्छा, भारत में भी ऐसा करते हैं, भारत में भी ऐसा करते हैं। हाँ, प्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री का हम चुनाव करते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो भारत में दोनों विद्यमान है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन जो व्यवस्था जहां पहले आई हुई है, जैसे स्विट्जरलैंड में पहले व्यवस्था आई है प्रत्यक्ष लोकतंत्र की, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल वैसे ही लेंगे। ठीक है, और प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 4 मुख्य औजार है और इनके नाम है परिप्रेक्ष्य, रेफरेंडम की बात होती है, पहल अर्थात इनिशिएटिव की बात होती है, या प्रत्यावर्तन या प्रत्याशी को वापस बुलाना, रिकॉल की बात होती है, या जनमत संग्रह कराना। कुछ इस तरह से यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, तो ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। रिकॉल की बात करें, रिकॉल की बात करें, रिकॉल की जब हम बात करते हैं तो ध्यान रखना, रिकॉलिंग का मतलब ये होता है कि जो प्रतिनिधि आपने प्रत्यक्ष रूप से संसद में भेजा है, अगर वो अपने मुद्दों पर काम नहीं कर रहा है, जिन मुद्दों को वो सामने लाया था और हमने उसको जिताया था, अगर उस मुद्दे पे काम नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे, हम उसको रिकॉल कर लेंगे कि हमारे हिसाब से ये काम नहीं कर रहा, अर्थात जो इसने वादे किए हुए थे लोक लुभावन वाले, या यहाँ पे जो डेवलपमेंट कराने वाला एरिया था वहां पे डेवलपमेंट नहीं किया, तो क्या कर देते हैं, उसको वापस बुला लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, रिकॉलिंग वाला हिसाब है। तो ये सब क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अवधारणा है यहाँ पे। ठीक है, तो कहाँ पे सबसे पुराना स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो ये अपनी शक्ति का, और पहल के हिसाब से भी बात करें। ठीक है, दूसरी ओर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और सरकार चलाते हुए कानूनों का निर्माण करते हैं, और इस प्रकार के लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। ठीक है, और यहां पे आप देखेंगे 2 प्रकार का ये होता है, जैसे कि संसदीय प्रणाली और राष्ट्रपति के अधीन। ठीक है, एक ऐसा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, अर्थात भारत की बात करें तो भारत में संसदीय प्रणाली भी विद्यमान है और आप देखेंगे राष्ट्रपति के अधीन कुछ काम होते हैं। लेकिन और अगर हम यहाँ पे कुछ चीजें बेहतर कर दें तो ये राष्ट्रपति प्रणाली जो है ये
अमेरिका में चली जाएगी और संसदीय प्रणाली जो है भारत की हम बात कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो प्रतिनिधि लोकतंत्र कैसा होता है, दो प्रकार का होता है, और इसमें क्या है, राष्ट्रपति या संसदीय। अर्थात यहां पे हम क्या करते हैं, ये जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, यहां पे हम अपने प्रतिनिधि भेजते हैं, ठीक है, चुन के हम उनको वोटिंग डायरेक्ट करते हैं, वोटिंग जो है डायरेक्ट करते हैं, और उसी के आधार पर क्या करते हैं, हम संसद भवन में उनको बैठा देते हैं, ठीक है, संसद भवन में इनको हम बैठा देते हैं, ठीक है। तो एक तरह से क्या, ये भारत में संसदीय प्रणाली है, और राष्ट्रपति के अधीन की बात करें तो ये अमेरिका में विद्यमान है, ठीक है। दोनों ध्यान रखना, दोनों में क्या है, चुनाव जो है वो सीधे तौर पर प्रत्यक्ष किए जाते हैं। प्रत्यक्ष की बात करें तो आप जानते हैं यहाँ पे भारत में प्राइम मिनिस्टर है और अमेरिका में राष्ट्रपति, ठीक है। ओके, आगे भारतीय संविधान में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है, और जिसमें कार्यकारिणी अपनी सभी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। कार्यपालिका जो है हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली है, और ये आप देखेंगे यहाँ पे संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, अर्थात जवाबदेह होती है, ठीक है। बात समझ में आ गई, जवाबदेह होती है। अर्थात जो कार्यपालिका की बात करें, राजनैतिक कार्यपालिका की मैं बात कर रहा हूं, ओके, एक सेकेंड। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, राजनीतिक कार्यपालिका की मैं बात कर रहा हूँ, और राजनीतिक कार्यपालिका में प्रधानमंत्री जी इसके मुखिया होते हैं, ठीक है। हाँ, तो हमारे यहाँ व्यवस्था कैसी काम कर रही है, हमारे यहाँ पे व्यवस्था प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है, ठीक है, प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है हमारे यहाँ पे, ओके। बात समझ आ गई, चलो आगे देखते हैं। और कुछ चीजें जैसे कि वयस्क मताधिकार, सामाजिक चुनाव, कानून की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता व भेदभाव का अभाव भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षण के स्वरूप हैं। संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल बृहद रूप से किया गया है, और जिसमें न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की भी इसको शामिल किया गया है। और इस आयाम पर डॉक्टर अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में दिए गए अपने समापन भाषण में कुछ विशेष बल देते हुए कहा था। वो कहते हैं, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक कि इसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो, ठीक है, मूल में इसके सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। तो ऐसा अंबेडकर की कब क्या बोलते हैं, जब उनका लास्ट जो है एक अध्यक्षीय भाषण होता है, आप जानते हैं प्रारूप समिति के वो अध्यक्ष थे, ठीक है। और आप जानते हैं भी है कि यहाँ पे नवंबर में 1949 को हमारे संविधान जो है आत्मार्पित किया गया था, अनियमित किया हुआ था, ठीक है। तो वो लास्ट भाषण यही बोलते हैं। और आगे सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ क्या है, इसका अर्थ है वह जीवन शैली जो स्वाधीनता, समानता और भातृत्व को मान्यता देती हो, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमने लोकतंत्र की बात करी हुई है, लोकतंत्र की बात करी हुई है। आगे भी एक बार पढ़ लेना यहाँ पे, ठीक है। कुछ चीजें और हम लोग देखते हैं। गणतंत्र की बात करते हैं। एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, एक तो राजशाही और गणतंत्र। राजशाही व्यवस्था में राज का प्रमुख आमतौर पर राजा या रानी होती हैं, अर्थात उत्तराधिकारता के माध्यम से पद पर आसीन होता है, और जैसा कि ब्रिटेन में है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें गणतंत्र की, तो गणतंत्र व्यवस्था में राज प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समयावधि के लिए चुने जाते हैं, जैसे कि अमेरिका की बात करें यहाँ पे, ठीक है, अमेरिका की बात करें, ओके। तो हमारे यहाँ कौन सी व्यवस्था अपनाई गई है, हमारे यहाँ व्यवस्था जो अपनाई गई हुई है, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि कुछ इस तरह से कुछ इस तरह से यहाँ पे, ठीक है, कुछ इस तरह से, या आप ये भी कह सकते हैं कि हमारा मिला जुला स्वरूप है, ठीक है, मिला जुला स्वरूप है, ओके। तो हमारे यहाँ पे व्यवस्था कैसी है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था है, अर्थात राजशाही विद्यमान नहीं है, ठीक है, राजशाही विद्यमान नहीं है, ओके। इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ यह है कि भारत का एक प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आता है, और उसका चुनाव 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। और गणतंत्र के अर्थ में दो बातें, पहली है कि राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे कि राजा के हाथ में होने की बजाय लोगों के हाथ में होती है, और दूसरी किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति होती है, ठीक है। और ये दोनों व्यवस्थाएं कहां पे काम करेंगी, ये दोनों व्यवस्थाएं जो हैं, जो भारतीय संविधान मना कर रहा है
वो विशेषताएं आपको, ये दोनों विशेषताएं ब्रिटेन में मिल जाएंगी। ठीक है, ये कहाँ मिलेंगी? ब्रिटेन में मिलेगी। पहली कौन सी? पहली व्यवस्था कौन सी यहाँ पे? ये राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथ में होती है। कहाँ पे? ब्रिटेन में। लेकिन भारत में ऐसी नहीं है। भारत में कहाँ पे? भारत में आप देखेंगे लोगों के हाथ में है। और दूसरी बात जो है, किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति रहती है। भारत की बात कर रहा हूं, लेकिन यही चीज ब्रिटेन में आपको मिल जाएगी। ब्रिटेन में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग कौन सा है? वहां का राजा है। ठीक है, राजा अर्थात क्राउन, ब्रिटेन का क्राउन। ठीक है, इस समय की बात करें। और वहां पे जो पद होंगे कैसे होंगे? जो भी प्रमुख होगा वहां का, जैसे ब्रिटेन की मैं बात करूं, वहां प्रमुख के जो पद होंगे कैसे? वंश के आधार पर चलते रहेंगे, वंशानुगत होते हैं। ठीक है, वंश के आधार पर। ओके, और इसलिए सार्वजनिक कार्यालय बगैर किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुला होगा। ठीक है, तो ये भारतीय व्यवस्था है। ये दोनों भारतीय व्यवस्था यहाँ पे विद्यमान है। ठीक है, तो हमारा कैसा है? हमारी व्यवस्था कैसी? गणतंत्रात्मक है। ठीक है, गणतंत्रात्मक है। ओके, न्याय की बात करते हैं तो आप जान रहे हैं यहाँ पे 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं। एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे प्रस्तावना में न्याय 3 रूप में शामिल किया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और इसकी सुरक्षा मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक सिद्धांतों के विभिन्न उपबंधों के जरिए की जाती है। ठीक है, इसमें बात करें तो हम लोग सामाजिक न्याय का अर्थ एक बार देख लेते हैं। हर व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, रंग, लिंग या इसके आधार पर भेदभाव किए बिना समान व्यवहार किया जाता है। ठीक है, और इसका मतलब यह है समाज में किसी भी वर्ग विशेष के लिए विशेषाधिकार को अनुपस्थिति होती है और अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं की स्थिति में सुधार होता है। ठीक है, तो पहली बात क्या है? यहाँ पे सामाजिक न्याय की बात हो रही है। ठीक है, सामाजिक न्याय की बात हो रही है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से व्यवस्था काम करती है। सामाजिक न्याय मतलब समाज के किसी विशेष वर्ग के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति होती है। ठीक है, अब इसका मतलब ये मत लगा लेना भाई आप लोग कि भाई विशेष वर्ग में तो भाई SC ST और OBC वाला भी आता है। ठीक है, तो भाई देखो ये व्यवस्थाएं कैसी हैं, आप देखेंगे तो ये व्यवस्थाएं जो अस्थायी रूप से दी गई हैं, अर्थात ये स्थिति को समान करने के लिए। ठीक है, स्थिति को समान करने के लिए। तो सामाजिक न्याय देखो, विशेष वर्ग की यहाँ पे अनुपस्थिति की बात करें या विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति की बात करें तो देखो ये विशेष वर्ग में तो आते हैं अनुसूचित जाति, जनजाति और ये जो आप पिछड़े वर्ग या महिलाओं की बात करें तो इससे होगा क्या? देखो इससे बात यही हो सकती है कि भाई उनकी स्थिति को समान कर दिया जाए और जो इनको विशेषाधिकार दिए जा रहे हैं, जो अधिकार दिए, जो आरक्षण दिया जा रहा है, छूट दी जा रही है, उससे क्या है इनकी स्थिति समान हो जाएगी। और ये अस्थायी है, स्थायी नहीं है। जैसे इनकी स्थिति सही हो जाएगी तो उसको खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या है इस पे ध्यान देने की जरूरत है। तो हमारे यहाँ पे कैसा है? सामाजिक न्याय की बात करता है, अर्थात व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव के समान व्यवहार किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग आर्थिक न्याय की। आर्थिक न्याय इसका अर्थ है कि आर्थिक कारकों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें संपदा, आय, संपत्ति की असमानता को दूर करना भी शामिल है। ठीक है, और सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय का मिला जुला रूप जो है ये अनुपाती न्याय को परिलक्षित करता है। और राजनीतिक न्याय की बात करें तो हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे वह राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो अथवा अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार हो। ठीक है, तो ये राजनीतिक स्वतंत्रता की यह न्याय की बात करता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के इन तत्वों को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया हुआ था। ठीक है, तो रूसी क्रांति में सारी चीजें यही थी। रूसी क्रांति की बात करें तो सारी चीजें यही थी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पे ही रूसी क्रांति लड़ी गई थी। ठीक है, रूसी क्रांति हुई थी। ठीक है, हाँ रूसी क्रांति। ओके, लेनिन ने कहा था, ठीक है, लेनिन ने ये आह्वान किया हुआ था कि रूस में जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय होना चाहिए। ठीक है, तो ये कहां से लिए गए सब? ये रूसी क्रांति 1917 में। ठीक है, लेनिनवाद से, लेनिनवाद की अवधारणा, ये अवधारणा यहाँ पे विद्यमान है। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अर्थ है लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति। ठीक है, अर्थात जो दिल करे वो करें हम। स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता का मतलब होता है कि भाई जो दिल करे हम वही करें। ठीक है, कोई हम पे रोक टोक नहीं लगाए। लेकिन ध्यान रखना, संविधान में स्वतंत्रता की तो बात करी गई है, क्या आपको लगता है पूरी तरह स्वतंत्र हो? नहीं लगता होगा, आप पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हो। ठीक है, कुछ ना कुछ बंधन भी लगाए गए होंगे। आपकी स्वतंत्रता वहीं तक सीमित की गई है कि दूसरे की स्वतंत्रता का हनन ना किया जा सके आपके द्वारा।
ठीक है। तो आपकी स्वतंत्रता का मतलब क्या है, हम स्वतंत्र है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम किसी दूसरे की स्वतंत्रता का भी हनन कर लें, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो स्वतंत्रता को बहुत ही संतुलित रूप में भारतीय संविधान में बताया गया हुआ है। अर्थात कभी कभी क्या होगा, ऐसे टाइम भी आते हैं, ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जब आपके स्वतंत्रता पर रोक भी लगाई जा सकती। कई बार आप देखेंगे, आपातकाल की बात करें, ठीक है, या आप ऐसे करें कि कहीं दंगा फसाद हो गया, धारा 144 लागू है, आपकी स्वतंत्रता का हनन हो जाएगा वहां पे, अर्थात आप बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, कह दिया जाएगा कि आप अंदर ही रहिए, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीजें, तो संतुलन बना के रखा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो स्वतंत्रता की बात करें, कब तक, जब तक किसी दूसरे की स्वतंत्रता का आप हनन नहीं कर रहे हैं, तब तक आप स्वतंत्र हैं। हाँ, तो यहाँ पे क्या, सब सीधे शब्दों की बात करें तो सीधे शब्दों में क्या, लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति तथा साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए ये अवसर प्रदान करते हैं। प्रस्तावना हर व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकारों के जरिए अभिव्यक्त करना, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुरक्षित करती है और इनके हनन के मामले में कानून का दरवाजा खटखटाया जा सकता है, ठीक है। कैसे खटखटाओगे, आर्टिकल 32 के तहत पढ़ाने वाला हूं मैं, ठीक है। कैसे खटखटाओगे न्यायालय का दरवाजा, आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करके, ठीक है, हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर आपकी स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, ठीक है। तो हम मौलिक अधिकार अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जैसा कि प्रस्तावना में कहा गया है कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफलतापूर्वक चलाने के लिए स्वतंत्रता परम आवश्यक है, ठीक है, ये बहुत जरूरी है, ठीक है, बहुत जरूरी है। हालांकि स्वतंत्रता का अभिप्राय नहीं है, हमने बता दिया था आपको, अभिप्राय ये नहीं है कि हर व्यक्ति को कुछ भी करने का लाइसेंस मिल गया हो। स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल संविधान में लिखित सीमाओं के भीतर ही किया जा सकता है। संक्षेप में कहा जाए तो प्रस्तावना में प्रदत्त स्वतंत्रता एवं मौलिक अधिकार शर्त रहित नहीं है, ठीक है। कैसे हैं, शर्त रहित नहीं है, अर्थात इन पे उचित रूप से शर्तें लगाई जा सकती हैं, उचित रूप से शर्तें लगाई जा सकती हैं। बात समझ गए क्या कह रहा है, प्रस्तावना में प्रदत्त स्वतंत्रता और मौलिक अधिकार शर्त रहित नहीं है, इसका मतलब है इस पे शर्तें लगाई जा सकती हैं। इसमें कटौती भी की जा सकती है कि भाई अभी माहौल अच्छा नहीं है, अभी आप क्या है घर पे ही रहिए, अर्थात आप बाहर नहीं घूम सकते हैं स्वतंत्र होकर, ठीक है। अर्थात ये कैसी है, शर्त रहित नहीं है। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति जो कि 1789 लेके 1799 तक चली हुई थी, यहां से लिया गया है, ठीक है। तो स्वतंत्रता, समता और बंधुता ये सब कहां से, फ्रांस की क्रांति से अर्जित लिए गए हैं, ठीक है, लिए गए हैं। समता की बात करते हैं, समता कैसे निर्धारित होगी, सभी लोग क्या समान हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों की सीमाएं होती हैं, कुछ जैविक सीमाएं होती हैं, कुछ प्राकृतिक सीमाएं होती हैं, कुछ कह सकते हैं आर्थिक सीमाएं होती हैं, तो सब लोगों को समानता नहीं मिल सकती ना। आर्टिकल 14 कहता है कि विधि का समान संरक्षण, ठीक है, समता और समान संरक्षण की बात करता है, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, कुछ कुछ ऐसे वर्ग होते हैं जिन पे हम क्या करते हैं, विशेष तौर पर ध्यान देते हैं, जैसे SC ST वर्ग। कुछ लोगों को विशेषाधिकार दिए गए, जैसे राष्ट्रपति को विशेषाधिकार दिया गया, राज्यपाल को विशेषाधिकार दिया गया, ठीक है। तो क्या समता जो है पूरी तरह से भारतीय संविधान में जो समता का वर्णन यहाँ पे किया गया है, तो क्या वो पूरी तरह से एक तरह से लागू हो पाया है क्या, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, इस पे काम करना है, ठीक है। तो ये उद्देश्य है, ये एक उद्देश्य है। जैसे कि हमने बात करी थी अभी शुरू में, मूल तत्वों में 4 उद्देश्य दिए गए थे। क्या सबको न्याय मिल पाया, भाई नहीं मिल पाया। क्या सबको स्वतंत्रता मिल पाई, नहीं मिल पाई। क्या सबको समता मिल पाई, सबको समान संरक्षण मिल पाया, नहीं मिल पाया। क्या बंधुता वाली जो अवधारणा यहाँ पे विद्यमान थी, जो उद्देश्य लोगों ने सोचा हुआ था संविधान निर्माताओं ने, क्या बंधुता बढ़ी, बढ़ी तो है, लेकिन कई बार ऐसा क्या होता है, दंगे फसाद हो जाते हैं। आप देखेंगे धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर तमाम सारे दंगे हो जाते हैं, तो बंधुता भी तो नहीं, अभी उद्देश्य हम पूरे नहीं कर पाए हैं, ठीक है। तो समता की बात करते हैं। समता का अर्थ क्या है, एक बार समझते हैं पहले। समता का अर्थ समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति, अर्थात कोई भी वर्ग हो, कोई भी वर्ग हो, उसमें क्या कर लिया, कोई भी वर्ग हो, उसको कोई भी हम विशेष अधिकार नहीं देंगे, ठीक है, विशेष अधिकार नहीं देंगे, चाहे वो राष्ट्रपति क्यों ना हो या राज्यपाल क्यों ना हो। तो आप देखोगे कि संविधान में इनको अलग से विशेषाधिकार दिया गया, तो यही अपवाद भी है एक, क्या है, यही एक अपवाद भी है
कहा तो जा रहा है कि समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति होगी, लेकिन अपवाद स्वरूप क्या है, कुछ ऐसे वर्ग हैं जहां पे हम क्या कर सकते हैं, कुछ विशेषाधिकार दे सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या, अनुपस्थिति। और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने के उपबंध किए गए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हर नागरिक को स्थिति और अवसर की समता प्रदान करती है, और इस उपबंध में समता के 3 आयाम शामिल किए गए हैं, नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक। ठीक है, मौलिक अधिकार में अधिकारों की बात करें तो अधिकारों पर निम्न प्रावधान जो है नागरिक समता को सुनिश्चित करते हैं, और एक एक करके हम लोग देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, जैसे कि विधि के समक्ष समता, आर्टिकल 14 बोलता है, लेकिन कुछ अपवाद भी ये बताता है। आप जानते हैं अपवाद, हम जब पढ़ाएंगे आपको मौलिक अधिकार तब बता देंगे कहाँ कहाँ अपवाद हैं। जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल की बात करें, या ST/ST वर्ग की करें। ठीक है, SC/ST वर्ग। दूसरा, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर मूल वंश के आधार पर या जो निषेध की बात करता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं आर्टिकल 15, और लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। ठीक है, ये आर्टिकल 16 बात करता है यहाँ पे। ठीक है, ये आर्टिकल 16 बात करता है। ठीक है, तो ये इनके हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। अस्पृश्यता का अंत, ये अनुच्छेद 17 बात करता है। अस्पृश्यता का अंत का मतलब क्या है, अस्पृश्यता का अंत का मतलब क्या है कि भाई हम पूरी तरह से किसी भी इंसान को हम क्या कर रहे हैं, समानता में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो और इसके बाद में उपाधियों का अंत, आर्टिकल 18, उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 क्या कहता है भाई, कहता है कि जो राजा महाराजा पहले अपनी उपाधियां लिया करते थे, और अगर वो लोकतांत्रिक भारत में भी वैसी उपाधियां लेते रहेंगे तो लोगों के बीच में क्या भावना रहेगी कि भाई साहब देखो हम तो आजाद हो गए और भाई साहब अभी भी राजा बन के बैठे हुए। ठीक है, तो ये जितनी भी राजा महाराजा और जो भी उपाधियां अपने पीछे अपने नाम के आगे लगाते थे, उन सबको खत्म कर दिया गया। अर्थात क्या किया गया, समता बनाने की बात की गई है। ठीक है, समता बनाने की बात की गई, तो उपाधियों का अंत कर दिया गया। ठीक है, ऐसा तो राजा महाराजा या आप कोई भी ऐसा जो है आप कह सकते, इवन ध्यान रखना, एक और उपाधियों का अंत की बात कर लेता हूं मैं यहाँ पे जरा सी बात पे, कि जब भी आपको कभी भी कोई अवार्ड मिलता है, ठीक है, पद्मश्री, पद्म विभूषण या पद्म भूषण, ठीक है, तो ये ध्यान रखना उसके आगे, नाम के आगे कभी भी आप देखना, कभी भी ऐसा नहीं बोला जाता है, ऐसा आगे नहीं लगाया जाता है। भले उनको मिल गया हो, लेकिन उनका जो नाम है ना, नाम जो है उनका, ठीक है, तो वही नाम लिखा जाता है। आप उनके आगे जो कुछ अवार्ड मिला है उसको नहीं लगा सकते हो। जैसे कि कोई ये कह सकते हैं अशोक चक्रधारी फला फला लोग, ठीक है, तो ये सारी कैसे उपाधियां की बात करते हैं। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा हुआ था कि एक बार कहा हुआ था कि भाई देखो इनको हम उपाधियों में नहीं गिन सकते हैं। ठीक है, ये उपाधियां नहीं है, तो मना कर दिया हुआ है। लेकिन राजा महाराजा, शासक, सम्राट, ये सारे के सारे जो उपाधियां पहले राजा लिया करते थे, अभी भी राजा है भारत में, ध्यान रखना, राजा अभी भी हैं, लेकिन सिर्फ उनका नाम लिखा जाता है और सारी उपाधियों का अंत कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से ये समानता की बात करता है, समता की बात करता है। ओके, संविधान में 2 ऐसे उपबंध हैं जो राजनीतिक समता को सुनिश्चित करने के करते हैं। ऐसे जैसे प्रथम, धर्म, जाति, लिंग अथवा वर्ग के आधार पर किसी भी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल होने के आयोग करार नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आयोग करार नहीं दिया जाएगा, वो चाहे किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, वर्ग का हो, लिंग का हो। ठीक है, लेकिन वो एक अपनी मैक्सिमम आयु पूरी कर रहा हो, अर्थात 18 वर्ष। ठीक है, 18 वर्ष आयु पूरी कर रहा है, अर्थात उसको वंचित नहीं किया जाएगा, अर्थात वो आयोग करार नहीं दिया जाएगा। ऐसा कौन सा आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 325। दूसरा, लोकसभा और विधानसभाओं के लिए वयस्क मतदान का प्रावधान, जो कि आर्टिकल 326 में कहता है। ठीक है, और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि आर्टिकल 39 कुछ कहता है कि महिला तथा पुरुष को जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन और समान काम के लिए समान वेतन के अधिकार को सुरक्षित किया गया है। ऐसा कौन, आर्टिकल 39 कहता है। अर्थात यहाँ पे भी क्या किया जा रहा है, समान वेतन की बात की जा रही है, अर्थात समता स्थापित करने की बात की जा रही है। ठीक है, समता स्थापित करने की बात की जा रही है। तो ये बात समझ आ गई, समता का मतलब क्या है। ओके, चलो आगे देखते हैं। एक शब्द और है, और ध्यान रखना,
ये हमारे मूल तत्व का से एक उद्देश्य है जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। ठीक है, अभी तक पूरा नहीं हो पाया, अर्थात सबको समता नहीं मिल पाई है, अभी सबको समान संरक्षण नहीं प्राप्त हो पाया। ठीक है, ओके। बंधुत्व की बात करें, बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे की भावना। ठीक है, क्या भाईचारे की भावना का उद्देश्य अभी पूरा हुआ है भारत में? हमने बताया आपको नहीं पूरा हुआ है, क्योंकि आज भी देखो, आजकल की हम बात करें, जैसे कि तमाम सारी घटनाएं हो रही हैं, आप देखो ना, अभी जो कहाँ पे उदयपुर में हुई, कहाँ पे हुई है, राजस्थान में कहीं पे हुई है, और इसके बाद में एक महाराष्ट्र में भी आजकल घटना हुई है। ठीक है, तो क्या बंधुत्व की भावना जो उद्देश्य संविधान निर्माताओं ने सोचा हुआ था, तो क्या वो उद्देश्य पूरा होता दिख रहा है? हमें तो नहीं लग रहा कि दिख रहा है, लेकिन सुधार जरूर हो रहा है। ठीक है, तो बंधुत्व मतलब भाईचारे की भावना, इसके साथ में रहना। भारतीय एकल नागरिकता के एक तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 का भी कहते हैं कि यह हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय अथवा वर्ग विविधताओं से ऊपर उठकर सौहार्द और आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करेंगे। अर्थात मौलिक कर्तव्य भी अब तो जोड़ दिया गया है। पहले तो प्रस्तावना में ही था, ये बंधुता बढ़ाने की बात कही गई थी, अब तो मौलिक कर्तव्य भी आपका कर्तव्य हो गया है कि आप थोड़ा सा भाईचारा बढ़ाइए। ठीक है, नहीं हो पा रहा है, उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है। प्रस्तावना कहती है बंधुत्व में दो बातों को सुनिश्चित करना होगा, पहला व्यक्ति का सम्मान और दूसरा देश की एकता और अखंडता। अखंडता शब्द हमने बता दिया हुआ था कब जोड़ा गया है। ठीक है, तो अगर इन दो बातों पर भी हम गौर कर लेते हैं, वो कौन सी बातें हैं? व्यक्ति का सम्मान किया जाए, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखा जाए, तो भी हम कुछ हद तक बंधुत्व की भावना को बनाए रख सकते हैं और उसको जिंदा रख सकते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई? अर्थात भाईचारे के साथ में हम रह सकते हैं। ओके, तो ये बात समझ आ गई। तो बंधुत्व की भावना। ओके, आगे देखते हैं कुछ चीजें, और इसी में और इस पर किसी व्यक्ति के गौरव को सुनिश्चित करने वाले मौलिक अधिकार और डीपीएसपी अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व के कुछ प्रावधान भी बल देते हैं। और इसके अलावा मौलिक कर्तव्य की बात करें तो 51 का में कहा गया है, जैसे कि अभी हमने आपको बताया हुआ है कि क्या कहा गया कि भारत के हर नागरिक की यह जिम्मेदारी होगी कि वो महिलाओं के गौरव को ठेस पहुंचाने वाली किसी भी हरकत का त्याग करेंगे और भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करेंगे। ठीक है, तो एक जगह नहीं, कई जगह बातें कही जा रही हैं। प्रस्तावना में भी कही जा रही बात कि बंधुत्व की भावना को बनाए रखा जाए, लोग भाईचारे से रहें, सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहें। ठीक है, और बल्कि मौलिक कर्तव्यों में भी ये कहा जा रहा है कि लोग बंधुत्व की भावना को बनाए रखें, भाईचारे के साथ में रहें। ठीक है, और ये भी उद्देश्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया। तो आप जानते हैं कि ये देखो, सम्मान करने की जो बात हो रही है, कहाँ पे? महिलाओं के गौरव को ठेस ना पहुंचा जाए। तमाम लोग तो उल्टा सीधा बोलते हैं, मारपीट करते हैं, घरेलू हिंसा के शिकार होती महिलाएं, बलात्कार किए जाते, रेप किए जाते तमाम सारे। तो क्या अभी हम बंधुत्व की भावना को पूरा उद्देश्य पूरा कर पाए? नहीं कर पाए। तमाम सारे ऐसे आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं अगर लिखना चाहेंगे। ठीक है, तमाम सारे ऐसे एग्जाम्पल लिखना चाहेंगे। ओके, चलो आगे देखते हैं। देश की एकता और अखंडता पद में राष्ट्रीय अखंडता के दोनों मनोवैज्ञानिक और सीमाई आयाम शामिल हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का वर्णन कुछ इस तरह से किया गया है। क्या कहा गया है? भारत जो है राज्यों का संघ है, इसके रूप में इसका वर्णन किया गया है, ताकि यह बात स्पष्ट हो जाए कि राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। इससे भारतीय संघ की बदली ना की जा सकने वाली प्रकृति का परिलक्षण होता है, और इससे उद्देश्य राष्ट्रीय अखंडता के बाधक सांप्रदायिकता और क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद इत्यादि जैसे बाधाओं पर पार पाना है। ठीक है, पार पाना है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं आर्टिकल 1 में कुछ दिया गया, क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ है। अच्छा, क्यों कहा गया है भारत राज्यों का संघ? अलग होने की स्वतंत्रता नहीं दी गई है। क्यों नहीं दी गई है? क्योंकि भाई देखो, तमाम सारे मुद्दे हमने देखे हुए थे ब्रिटेन, जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो हमने बताया हुआ था भाई आपको कि भाई जो अंग्रेज हैं भाई, वो क्या करते हैं? सांप्रदायिकता के बीज बो रहे थे, क्या कर रहे थे? लड़ाते थे आपस में। ठीक है, राज करने वाली नीति अपनाते थे। तो उन सबको अलग करते हुए संविधान निर्माताओं ने क्या किया हुआ है कि जिसमें कोई जो बाधक तत्व है, जैसे कि सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद इत्यादि जो बाधाएं हैं, ठीक है, जो बाधाएं हैं उन पे पार पाया जा सके या उनको खत्म किया जा सके। इसकी वजह से क्या किया उन्होंने? और इसकी वजह से उन्होंने क्या किया हुआ है
यहाँ पे आप देखेंगे कि राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं दिया हुआ है। ठीक है, बात समझ आ गई। राज्यों को इससे अलग होने का कोई अधिकार नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? कि जो ये भारत की एकता और अखंडता में बाधक चीजें हैं, जैसे कि सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद, इन पे पार पाया जा सके। ठीक है, इन पे पार पाया जा सके। ओके, बात समझ आ गई। चलो, और इसका महत्व देख लेते हैं एक बार। प्रस्तावना में उस आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक मौलिक मूल्यों का उल्लेख किया गया है जो हमारे संविधान के आधार हैं, और इनमें संविधान सभा की महान और आदर्श सोच उल्लिखित होती है, और यह संविधान की नींव रखने वाले सपनों और अभिलाषाओं का परिलक्षण करती है। ठीक है, इसका महत्व कुछ इस तरह से। आगे देखते हैं कुछ चीजें। अब यहाँ पे कुछ जो है शब्दावलियां दी गई हैं, मैं चाहूंगा कि कंप्लीट कर दूं 5 मिनट में। अभी देख लें तो कितना हमारे पास में। ठीक है, कुछ शब्दावलियां दी गई हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। इसका महत्व तो हम कर ही लेते हैं। चलो देखते हैं। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के अध्यक्ष सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के शब्दों में, संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ठीक है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य के.एम. मुंशी के अनुसार प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। पंडित ठाकुरदास भार्गव के अनुसार इन्होंने कुछ कहा हुआ है। ठीक है, कि संविधान की प्रस्तावना के संबंध में कहा, प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, संविधान की आत्मा व कुंजी है, और यह संविधान का आभूषण है। ठीक है, अच्छा ये मैं क्यों बता रहा हूं, ध्यान रखना, ये आपसे पीटी में पूछे जाते हैं, ये प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं कि भाई ये बताइए ये कहा किसने है। ठीक है, जो यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं, संविधान की आत्मा व कुंजी और संविधान का आभूषण किसने कहा हुआ है? पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहा हुआ है। ठीक है, हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है, किसने कहा हुआ है? के.एम. मुंशी जी ने कहा हुआ है। इसके बाद में अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, इन्होंने क्या कहा है कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। तो ऐसे ध्यान रखना, ये दे दिया जाएगा और नाम दे दिए जाएंगे, उसी में पूछ लिया जाएगा ये किसने कहा हुआ है। ठीक है, तो स्टेटमेंट ध्यान रखेंगे क्योंकि स्टेटमेंट के तौर पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, आगे देखो, सुप्रसिद्ध अंग्रेज अर्नेस्ट बार्कर प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहते हैं, कुंजी नहीं है ये, कुंजी नोट कहते हैं, और वह प्रस्तावना को प्रस्तावना से के पाठ से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी 1951 में इन्होंने लिखी हुई थी। इसकी शुरुआत में इसका उल्लेख किया हुआ है, और भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह मानते हैं कि प्रस्तावना अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान है, लेकिन यह एक घोषणा से भी ज्यादा है। यह हमारे संविधान की आत्मा है, जिसमें हमारे राजनीतिक समाज के तौर तरीकों को दर्शाया गया है, और इसमें गंभीर संकल्प शामिल हैं जिन्हें एक क्रांति ही परिवर्तित कर सकती है। तो इस तरह से ध्यान रखना, ये कौन क्या क्या कह रहा है। और कुछ चीजें यहाँ पे देख ले, संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना को लेकर एक विवाद ये रहता है कि क्या यह संविधान का एक भाग है या नहीं। इस मुद्दे को हम लोग पढ़ लेते हैं, इसके बाद इसको खत्म करेंगे। ठीक है, इस मुद्दे को हम लोग पढ़ते हैं, इसके बाद खत्म करते हैं। तो सबसे पहला मामला कब आया, देखो कि संविधान जो है प्रस्तावना का भाग है कि नहीं है। ये मुद्दा देखो कई बार आया भी हुआ, इस पे सुप्रीम कोर्ट ने डिबेट भी किया हुआ है और निर्णय भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके देखते हैं कैसे। बेरूवाड़ी संघ मामला 1960 में आता है, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि प्रस्तावना संविधान में निहित सामान्य प्रयोजनों को दर्शाता है, और इसलिए संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क के लिए एक कुंजी है। ठीक है, प्रस्तावना की विशेषता को स्वीकारने के लिए इस उद्देश्य के बारे में व्याख्या करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा है प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 1960 में कहा, बेरूवाड़ी संघ मामले में कह रहा है कि भाई देखो संविधान प्रस्तावना का भाग नहीं है, ये तो जो संविधान निर्माता है ना उनके मस्तिष्क के लिए कुंजी है, या उनकी मस्तिष्क की कुंजी है। जैसे हमने कुंजी लगाई और संविधान खुल गया और हमने प्रवेश कर गए संविधान के अंदर, तो एक तरह से क्या है, कुंजी है ये। ठीक है, हमें संविधान को खोलने की कुंजी है। ठीक है, तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट बोलता है, अर्थात बोलता है 1960 में बेरूवाड़ी संघ में कहता है कि संविधान प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है, मना कर देता है साफ साफ। कुछ बातें और सामने आती हैं, आगे देखते हैं।
केशवानंद भारती मामले, जो कि बहुत फेमस मामला है, 1973 में उच्चतम न्यायालय कहता है उच्चतम न्यायालय ने पूर्व व्याख्या को अस्वीकार कर दिया और कहा, व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। ठीक है, तो यहां पे आप देखेंगे स्थिति क्या है, उलट जाती है। कब? 1973 में। ओके, अब क्या मानने लगता है, कौन सा केस है, ध्यान रखना, केशवानंद भारती मामले में, अर्थात 1973 में सुप्रीम कोर्ट दोबारा से अपने जो निर्णय दिया था उसको पलट देता है और कहता है कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। और यह महसूस किया गया कि प्रस्तावना संविधान का अति महत्वपूर्ण हिस्सा है और संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित महान विचारों को ध्यान में रखकर संविधान का अध्ययन किया जाना चाहिए। यहां तक तो बोल रहा है, आप देखो ना, पहले बोला कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसके बाद में बोलता है कि नहीं, अगर आप संविधान पढ़ रहे हैं तो प्रस्तावना को ध्यान में रखते हुए पढ़िए, क्योंकि जो प्रस्तावना में लिखा हुआ है उसी को एक्सपेंड करके संविधान में बातें कही गई हैं। ठीक है, बात समझ आ गई। और LIC, ये LIC वाला है, भारतीय जीवन बीमा निगम वाली बात हो रही है। LIC ऑफ इंडिया मामले 1995 में भी पुनः उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। ठीक है, तो ध्यान रखना, हमसे क्वेश्चन का पूछा जा सकता है UPSC में कि भाई ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहां कहां प्रस्तावना को संविधान का भाग बताया है। ठीक है, तो कहां कहां बताया है, एक तो केशवानंद भारती में बताया है, ठीक है, और दूसरा LIC ऑफ इंडिया मामले में बताया हुआ है। कहां नहीं बताया हुआ है, तो बेरूवाड़ी संघ मामला 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई ये तो संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है, ये संविधान का भाग नहीं है, तो एक जगह मना किया। क्या और कहीं पे बोला हुआ है, आगे देखते हैं। ठीक है, संविधान के अन्य भागों की तरह ही संविधान सभा ने प्रस्ताव को भी अपनाया बनाया है, परंतु तब जबकि अन्य भाग पहले से बनाए जा चुके थे, प्रस्तावना को अंत में शामिल किया गया है। और जब प्रस्तावना पर मत व्यक्त किया जाने लगा तो संविधान सभा के अध्यक्ष ने कहा, प्रश्न यह है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, और इस प्रस्ताव को तब स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, तब स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, तो इसमें पहले तो मना कर दिया गया था, ठीक है, देखेंगे, फिर बाद में अर्थात सबसे अंत में जोड़ा गया है। तो वहां पे आप जानते हैं कि संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे उन्होंने कहा कि बताओ ये क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो लोगों ने कहा हाँ भाई भाग है, इसको जोड़ो। तब लास्ट में इसको जोड़ा गया हुआ है। ठीक है भाई, वो कंफ्यूजन था कि भाई इसको ऐड किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। नेहरू जी ने सबसे पहले उसको दे दिया था उद्देश्य प्रस्ताव के तौर पे, तो उद्देश्य प्रस्ताव के तौर पे सबसे पहले नेहरू जी ने इसको दिया हुआ था और सबसे बाद में इसको जोड़ा गया हुआ है। जब यहाँ पे आप देखेंगे संविधान सभा के अध्यक्ष ने ऐसा कुछ बोला हुआ था कि क्या भाग है कि नहीं, तब जोड़ा गया इसको। ठीक है, तब स्वीकार कर लिएगा। लेकिन उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्तमान मत दिए जाने के बाद कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, यह संविधान के जनकों के मत से समता रखता है। ठीक है, समता मतलब समझ रहे हो ना, मतलब हाँ सहमत है एक तरह से सुप्रीम कोर्ट भी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट भी सहमत है कि हाँ ये संविधान का भाग है। ठीक है, तो ये समता रखता है। ओके, आगे देख लेते हैं। दो तथ्य जो उल्लेखनीय है, इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही इसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाला है। ठीक है, ध्यान रखना, कई बार स्टेटमेंट पूछे जा सकते हैं ये, और पूछे भी गए हैं पीटी के लिए, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखो, प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है, अर्थात प्रस्तावना विधायिका को कोई शक्ति नहीं देता है। सबसे पहली बात, विधायिका मतलब समझ रहे हो संसद, ठीक है, और राज्यों में आप समझ रहे हो विधानमंडल, और ना ही इसकी शक्ति पर कोई प्रतिबंध लगाता है। दूसरा, यह गैर न्यायिक है, अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं, ठीक है, आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि साहब जो न्याय की बात करी गई है प्रस्तावना में, राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय, वो हमारे साथ नहीं हुआ है। जो 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं सब प्रस्तावना में, कि भाई वो हमें स्वतंत्रताएं नहीं मिल रही हैं, तो आप उसके लिए सुप्रीम कोर्ट या कानून का दरवाजा नहीं खटखटा सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्या कह रहा है, ऐसा यहाँ पे दिया गया है। क्या दिया गया, ये गैर न्यायिक हैं, अर्थात इनकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, बस क्या है बताया गया है, अर्थात संविधान का इंट्रोडक्शन प्रस्तावना में दिया गया है, कोई अधिकार नहीं दिए गए उसमें जो वर्णित है। कोई न्याय की बात अगर नहीं हो पा रही है तो आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं,
कि भाई देखो उसमें तो ये तमाम सारे न्याय दिए गए थे, हमारे साथ में तो न्याय नहीं किया जा रहा है, ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। हाँ, क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय, तुरंत आपकी याचिका खारिज कर देगा। अगर आप ऐसा राज्य के खिलाफ कुछ करने जा रहे हैं कि भाई प्रस्तावना में तो ऐसा लिखा हुआ है, अच्छा ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई, अच्छा मुझे उपासना की स्वतंत्रता नहीं मिल रही है, तो क्या हम कानून के पास चले जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर मौलिक अधिकारों का आपका हनन हो रहा है तो सीधे तौर पर आप जो है सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय जा सकते हैं, ठीक है। तो वो कैसे हैं? वो कैसे हैं? वो न्यायोचित हैं, अर्थात वहां उन पे न्याय किया जा सकता है, ठीक है। और कहां पे है? डीपीएसपी भी ध्यान रखना, डीपीएसपी भी कैसे हैं? गैर न्यायिक हैं, ध्यान रखेंगे। उसके लिए भी आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं या न्यायालय नहीं जा सकते हैं। तो प्रस्तावना में भी नहीं जा सकते हैं, मौलिक कर्तव्यों में नहीं जा सकते हैं, और डीपीएसपी अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के लिए भी आप कानून का दरवाजा नहीं खटखटा सकते हैं। केवल और केवल किसके लिए? मौलिक अधिकारों के हनन के लिए कानून का दरवाजा खटखटा सकते हैं, अर्थात वो न्याय उचित है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, चलो, तो उल्लेखनीय तत्व जो कि इंपॉर्टेंट है हमने बता दिए हैं आपको, ओके। चलो, प्रस्तावना में संशोधन की संभावना क्या थी? क्या प्रस्तावना में एक मुद्दा आया, कब आया? केशवानंद भारती मामले। देखो कैसे मुद्दा आया, बात कर लेते हैं, 5 मिनट लगेंगे, इसके बाद हम फिनिश करते हैं इसको। क्या प्रस्तावना में संविधान की धारा 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है? यह प्रश्न पहली बार ऐतिहासिक केस केशवानंद भारती मामले 1973 में उठा, और यह विचार सामने आया कि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह संविधान का भाग नहीं है, ठीक है। याचिकाकर्ता ने कहा कि संविधान अनुच्छेद 368 के जरिए संविधान के मूल तत्व व मूल विशेषताएं जो कि प्रस्तावना में उल्लिखित हैं को ध्वस्त करने वाला संशोधन नहीं किया जा सकता है। अर्थात ये केस आया एक बार कि भाई क्या उसमें संशोधन किया जा सकता है, तो बोला नहीं किया जा सकता है, ठीक है। शुरू में बोल दिया गया कि नहीं किया जा सकता है, ठीक है, नहीं किया जा सकता है। कब? ये जो मामला आया 1973 में, ठीक है, उसके पहले की बात हो रही है कि भाई नहीं किया जा सकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि भाई ये संविधान का भाग ही नहीं है, तो आप 368 के तहत कैसे संशोधन कर सकते हैं। लेकिन फिर कुछ चीजें यहां पे बदली कि ठीक है भाई, हालांकि उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, और आगे कुछ चीजें इसी प्रकार से देखेंगे, और न्यायालय ने अपना मत बेरुवाड़ी संघ 1960 के तहत दिया था और कहा कि पूर्व में इस केस में संदर्भित निर्णय गलत था, और कहा कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है बशर्ते मूल विशेषताओं में संशोधन नहीं किया जाए, ठीक है। तो 1960 में बेरुवाड़ी संघ मामले में मना कर दिया था कि भाई ये तो संविधान का भाग है ही नहीं, तो इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन 1973 मामला जब आया तो वहां पे याचिकाकर्ता ने कहा कि क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है, तो कहा हाँ, तो ये भाग है, संविधान का भाग है प्रस्तावना, आप संशोधन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। और ये भी कहा कि मूल ढांचा, फिर लोगों ने पूछा ये बताइए भाई मूल ढांचा क्या है माननीय सुप्रीम कोर्ट, तो बोले वो हम नहीं बता सकते। बोले क्यों नहीं बता सकते? समय आने पर हम बताएंगे। क्या कहा? समय आने पर हम बताएंगे कि ये मूल ढांचा क्या होता है। और आज तक जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट जहां पे कुछ मुद्दे उठते हैं तो वहां पे बताते हैं कि भाई यहां पे आप संशोधन नहीं कर सकते हैं, ये क्या है, संविधान का मूल ढांचा है। तो बताया नहीं कि मूल ढांचा क्या क्या है, लेकिन कहा कि समय समय आने पर हम बताते रहेंगे मूल ढांचा क्या है। तो 1973 में जाके माना गया कि हाँ, संविधान में प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, जो कि बीरूवाड़ी संघ 1960 में मना किया हुआ था। और वो कब माना? जब बताया कि संविधान जो है प्रस्तावना संविधान का भाग है, ठीक है। बात समझ आ गई? आगे दूसरे शब्दों में न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना में निहित मूल विशेषताओं का अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं किया जा सकता, और अब तक प्रस्तावना के केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत संशोधित किया गया है, और इसके जरिए 3 नए शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, और इस संशोधन को वैध ठहराया गया है, ठीक है, वैध ठहराया गया हुआ है, ठीक है। बात समझ आ गई? तो ये 368 के तहत तो संशोधन नहीं किया जा सकता है, लेकिन संशोधन किया जा सकता है, हाँ, खासकर मूल विशेषताओं का जो उसकी मूल विशेषताएं हैं या जो मौलिक ढांचा है उसको एक तरह से हनन किए बिना, ठीक है, हनन किए बिना, ओके। अर्थात ये सारी चीजें, तो 3 यहाँ पे खंड जोड़े गए हैं, और ये सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली हुई हैं। और इसका PDF आपको कुछ यहाँ से मिल जाएगी,
यहाँ से अरुणोदय IAS ऑफिशियल ये टेलीग्राम लिंक है, यहाँ पे आप देख लेंगे, ठीक है। तो आपने प्रस्तावना के बारे में सारी चीजें जान ली लगभग लगभग, हमने आपको विस्तार से बता दिया हुआ, ठीक है। तो हमने प्रस्तावना की पूरी बातें कर ली हुई यहाँ पे, सारी बातें, अर्थात प्रस्तावना आपकी खत्म हो गई, ठीक है। प्रस्तावना आज आपकी खत्म, ओके। कल जो हम एक परसों, अब कल देखो मित्रों हमारी क्लास नहीं है, तो कल संडे है और परसों से हमारी फिर कंटिन्यू क्लासेस हो जाएंगी। परसों से सुबह क्लासेस होंगी हमारी, ठीक है, शाम में क्लासेस नहीं होंगी, परसों से सुबह क्लासेस हो। ओके, टेक केयर, बाय बाय।